BRS को के लिए तैयार किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी शिफ्ट में यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, BRS को तैयार किया जाता है दोस्तों रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच अंतर के सामंजस्य के लिए BRS को दोस्तों बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लीजिए इस प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, प्रबंधन लेखांकन क्या है? प्रबंधन लेखांकन क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भविष्य के लिए लेखांकन, यानी कि फ्यूचर के लिए अकाउंटिंग का कार्य करना, यानी कि प्रबंधन का कार्य करना प्रबंधन लेखांकन यानी कि भविष्य के लिए लेखांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चालू परिसंपत्ति नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इमारत, यानी कि बिल्डिंग। बिल्डिंग दोस्तों चालू परिसंपत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है वित्तीय खाते। तो दोस्तों यह कितनी समय अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं? 12 महीने की समय अवधि के लिए, यानी कि 1 साल की समय अवधि के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं, यानी कि इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिए इस प्रश्न को और आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा। सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा बताती है कि व्यापार लंबी अवधि तक चलने वाला है। अगला प्रश्न है, गुडविल या साख एक उदाहरण है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त परिसंपत्ति का उदाहरण होती है गुडविल यानी कि साख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। भूमि अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं होती है, जबकि फ्रेंचाइजी, साख और पेटेंट तीनों अप्रत्यक्ष संपत्ति के उदाहरण होते हैं। भूमि प्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। आपका यदि आगे एग्जाम है तो बिल्कुल इस प्रश्न को रट लीजिए आप। अगला प्रश्न है, रोकड़ बही में डेबिट जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रोकड़ बही में डेबिट का अर्थ होता है अनुकूल शेष। काफ़ी महत्वपूर्ण है, रोकड़ बही में डेबिट का अर्थ होता है अनुकूल शेष। वेरी वेरी मोस्ट। देखिए अगला प्रश्न है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है दोस्तों? यह होता है विवरण। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस विवरण होता है। अगला प्रश्न है, चेक एक प्रकार का क्या है? दोस्तों चेक एक प्रकार का होता है विनिमय पत्र। अगला प्रश्न है, डेबिट जो कि आता है एवं क्रेडिट जो कि चला जाता है, यह नियम किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति लेखा का। संपत्ति लेखा का नियम होता है दोस्तों डेबिट जो कि आता है और क्रेडिट जो कि चला जाता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में लेखा मानक इस विषय में व्याख्या करती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लेखा मानक एक दोस्तों लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। वेरी वेरी मोस्ट है, आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। लेखा मानक एक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। देखिए अगला प्रश्न है, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय लेन देन से संबंधित। देखिए अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड है समस्या। तो दोस्तों समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए समस्या समाधान प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण, ताकि वह समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सके या निपटान कर सके। तो राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान प्रशिक्षण। देखिए अगला प्रश्न है,
आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, व्यवहारिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा आवेदन प्रपत्र में जब हम अपनी डिटेल्स को भरते हैं तो इसमें हम उम्मीदवार का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जेंडर होता है, मैरिड या फिर अनमैरिड जो उसकी स्थिति है उसके बारे में बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है। यह सब व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। तो दोस्तों प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, तो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होंगे? राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र में। पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट में परिलक्षित होते हैं। एक अनूठा प्रतीक जो ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है या प्रतीक के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों प्रतीक क्या होता है? लोगो होता है। किसी ब्रांड का जो लोगो होता है वह उसका प्रतीक होता है और वो इसकी पहचान के रूप में जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग अवधारणा यानी कि विपणन अवधारणा। अगला प्रश्न है, रोकड़ वही में डेबिट शेष का अर्थ क्या होता है? अनुकूल शेष। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन लगाया जाता है स्थायी परिसंपत्तियों पर। जो स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं उन पर प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास लगाया जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सामान्य प्रबंधन यानी कि जनरल मैनेजमेंट से एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथियों रिसेंटली सामान्य प्रबंधन से इन प्रश्नों को पूछा गया है और आपकी शिफ्ट में यह प्रश्न रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो आपको वीडियो बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना है सारे प्रश्नों की जानकारी के लिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट समय पर मिलती रहे। देखिए पहला प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और आपकी शिफ्ट में इस प्रश्न की रिपीट होने की पूरी संभावना है। देखिए प्रश्न क्या है, पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन तत्व निम्न पर बल डालता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन दोस्तों उत्पाद की गुणवत्ता पर बल डालता है। बेसिकली दोस्तों आपको जो प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। देखिए इस प्रश्न में पूर्ण गुणवत्ता के संबंध में पूछा गया है कि पूर्ण गुणवत्ता मैनेजमेंट जो होता है वह किस पर बल डालता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए उत्पाद की गुणवत्ता। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः परिचालन प्रबंधन के एक आयाम के रूप में नहीं जाना जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षित वित्तीय संसाधन। दोस्तों सामान्य प्रबंधन का जो परिचालन प्रबंधन होता है उसके आयाम कौन कौन से होते हैं? गुणवत्ता बनाए रखना, प्रोडक्ट या सेवा डिजाइन, इन्वेंट्री का प्रबंधन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा परिचालन प्रबंधन का एक आयाम नहीं है। तो सुरक्षित वित्तीय संसाधन परिचालन प्रबंधन के आयाम के रूप में नहीं जाना जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि एक संगठनात्मक प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? विरोधाभास प्रबंधन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में यानी कि विरोधाभास प्रबंधन में सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि का जो संगठनात्मक प्रबंधन होता है यह हम
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी कि विरोधाभास प्रबंधन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निरंतर सुधार के साथ कंपनी की हर गतिविधियों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास निम्न कहलाता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन व्यापक प्रयास क्या कहलाता है। तो देखिए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और रिपीट भी हो सकता है। जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल के लिए होता है। जस्ट इन टाइम तकनीक का इस्तेमाल किस में होता है और किसके लिए होता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट इन टाइम तकनीक जो कि जापान में आरंभ हुई थी दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है आवक आपूर्ति पर परिव्यय के अनुकूलन करने में। आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने में जस्ट इन टाइम तकनीक का यूज होता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। शीर्ष प्रबंधन स्तर पर को व्यक्ति और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान साथियों शीर्ष प्रबंधन स्तर पर व्यक्ति और मार्केटिंग सूचना प्रणाली का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया है और निष्पादन के दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा दिए गए उद्योगों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा बेंचमार्किंग। दोस्तों बेंचमार्किंग प्रक्रिया में हम जो उद्योग होते हैं उनका हम दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा जो दिए गए उद्देश्य होते हैं उनके साथ हम तुलना करते हैं, बेंचमार्किंग करते हैं। इस प्रक्रिया को बेंचमार्किंग कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि मध्य स्तर के प्रबंधक का कार्य क्या होता है, उनको किस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति मध्य स्तर के प्रबंधक करते हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा प्रभागीय उद्देश्य। प्रभागीय उद्देश्य के बारे में जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं वह चिंतित होते हैं, उनको प्रभागीय उद्देश्यों को पूरा करना होता है। दोस्तों स्तर 3 होते हैं, उच्च स्तर पर प्रबंधक, मध्य स्तर और निम्न स्तर के प्रबंधक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रभागीय उद्देश्य मध्य स्तर के प्रबंधक। देखिए अगला प्रश्न है, फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति के प्रबंधक कौन होते हैं। फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति के प्रबंधक कौन होते हैं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वे प्रबंधक जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। दैनिक पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं फर्स्ट लाइन या प्रथम पंक्ति प्रबंधक। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल प्रशासनिक प्रबंधन के जनक भी कहे जाते हैं और इन्होंने जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक लिखी है। साथियों ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मध्य प्रदेश पटवारी सामान्य प्रबंधन लेखांकन एवं प्रबंधकीय लेखांकन से संबंधित टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, BRS को के लिए तैयार किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच अंतर के सामंजस्य के लिए BRS को तैयार किया जाता है। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच अंतर के सामंजस्य को दर्शाने के लिए BRS को तैयार किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रबंधन लेखांकन क्या है। प्रबंधन लेखांकन क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्य के लिए लेखांकन।
दोस्तों फ्यूचर के लिए जो लेखांकन होता है यानी कि जो अकाउंटिंग का कार्य होता है उसको हम प्रबंधन लेखांकन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चालू परिसंपत्ति नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इमारत। देखिए अगला प्रश्न है कि समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्तीय खाते कितनी समय अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 महीने। 12 महीने की ड्यूरेशन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप वेरी वेरी नोट कर लीजिए। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा। सुनाम प्रतिष्ठा अवधारणा दोस्तों बताती है कि व्यापार लंबी अवधि के लिए चलने वाला है। अगला प्रश्न है, गुडविल यानी कि साख एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमूर्त परिसंपत्ति। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि। दोस्तों भूमि अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है, बाकी फ्रेंचाइजी अधिकार, साख और पेटेंट यह तीनों अप्रत्यक्ष संपत्ति के अधिकार होते हैं, और जो भूमि है यह अप्रत्यक्ष संपत्ति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, रोकड़ बही में डेबिट जिसका अर्थ होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोकड़ बही में दोस्तों डेबिट का अर्थ होता है अनुकूल शेष। अगला प्रश्न है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रायल बैलेंस होता है विवरण। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चेक एक प्रकार का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिमय पत्र। दोस्तों चेक एक प्रकार का विनिमय पत्र होता है। डेबिट जो कि आता है, क्रेडिट जो कि चला जाता है, यह नियम किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेबिट जो कि आता है और क्रेडिट जो कि चला जाता है, यह संपत्ति लेखा से संबंधित होता है। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश पटवारी 2023 सामान्य प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में, जिस भी शिफ्ट में होगा, इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना है सारे प्रश्नों की जानकारी के लिए। देखिए पहला प्रश्न है, TQM का क्या अर्थ होता है? यह प्रश्न पूछा गया है और रिपीट भी हो सकता है। TQM का अर्थ होता है दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थ होता है TQM का। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के तत्वों में से एक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधन के तत्वों में शामिल नहीं होता है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा केंद्रीकरण। दोस्तों केंद्रीकरण प्रबंधन के तत्वों में शामिल नहीं होता है। नियोजन, संगठन प्रक्रिया और आदेश प्रबंधन के तत्व होते हैं, केंद्रीकरण इसमें शामिल नहीं होता है। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार कौन होते हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मध्यम स्तर के प्रबंधक। दोस्तों मध्यम स्तर के प्रबंधक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्य नीतियों को लागू करते हैं, और जो शीर्ष स्तर के प्रबंधक होते हैं वह जो योजनाएं होती हैं उनको बनाते हैं, मध्य स्तर के लागू करते हैं, और जो निम्न स्तर के होते हैं उनके द्वारा प्रबंधन का जो निम्न पंक्ति वाले होते हैं उनके द्वारा आखिरकार उनके द्वारा किया जाता है। तो मध्य स्तर के प्रबंधक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 स्तर के प्रबंधक होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य और निम्न स्तर के प्रबंधक।
देखिए अगला प्रश्न है, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉप फ्लोर कार्यकर्ता दोस्तों निम्न स्तर के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा गया है और रिपीट भी हो सकता है। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का उपयोग कर रहे होते हैं, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन। दोस्तों जब हम प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करते हैं तो वातावरण का रूपांकन होता है, रखरखाव की प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो समूह में व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं कुशलतापूर्वक उन संसाधनों का उपयोग कर पाएँ, इसी को हम मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन कहते हैं। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मूल्य निर्धारण। दोस्तों मूल्य निर्धारण मैनेजमेंट प्रक्रिया का एक तत्व नहीं होता है। स्टाफ निर्धारण, नियोजन और नियंत्रण प्रबंधन के तत्व होते हैं। मूल्य निर्धारण तत्व नहीं होता है, आप लोग को याद कर लेना, यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मूल्य प्रबंधकीय कौशल क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरीक्षण करना, प्रेरित करना और उत्प्रेरित करना, तीनों दोस्तों प्रबंधकीय कौशल के अंतर्गत आते हैं। निरीक्षण करना, प्रेरित करना और उत्प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, आत्म प्रबंधन की रणनीतियाँ क्या है? आत्म निर्धारित लक्ष्य, आत्म निरीक्षण और आत्म पुरस्कार, तीनों दोस्तों आत्म प्रबंधन की रणनीतियाँ होती हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रबंधन। दोस्तों मैनेजमेंट में हम दूसरों के साथ और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं और जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको हम प्राप्त करते हैं, इसी कला को मैनेजमेंट कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा गया है और रिपीट भी हो सकता है। कौन सा दृष्टिकोण अनुबंध करता है कि जिस रूप में और कब सामग्री की आवश्यकता हो बस जब वैसे ही आ जानी चाहिए? तो दोस्तों इस प्रणाली को हम जस्ट इन टाइम यानी कि JIT प्रणाली कहते हैं। जब आवश्यकता हो उसी समय पर वह चीज़ उपलब्ध हो, इसको जस्ट इन टाइम प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली जापान में विकसित हुई थी सर्वप्रथम। कहाँ पर? जापान में। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।